The new topic is database concepts. A database is a collection of data, information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. Actually, जो हमारा database word है, ये दो वर्ड, एक डेटा प्लस बेस। डेटा का हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। डेटा मीन्स रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा। जब उसको हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक कलेक्शन करते हैं एक जगह ऑर्गेनाइज्ड वे में, जहां पर हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकें, उसमें अगर कोई मैनिपुलेशन करना हो तो मैनिपुलेशन कर सकें, उसमें कोई अपडेशन करना हो तो अपडेशन कर सकें, इंसर्शन डिलीशन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस हम अगर उसमें परफॉर्म कर सकें, ऐसा एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन जो है वो डेटाबेस कहलाता है। बट हमारे करिकुलम में आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो वर्ड रिलेशन है, इट आल्सो डिस्क्राइब्स टेबल, and table is represented in the form of rows and columns, and the rows of your table is called tuples and column of your table is called attributes। और उनकी इंडेक्सिंग होती है, रो की इंडेक्सिंग होती है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, इस मैनर में। एक्चुअली जो डेटाबेस है वो एक तरीके से इट वर्क्स लाइक अ कंटेनर विच कंटेन्स द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, just like a tables, queries, report, etc. in organized way में। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका डेटा बेस है वो केवल टेबल्स को ही कंटेन करे। डेटाबेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो हमारे ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशंस। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको डेटा जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में मिलता है। उसमें ऑडियो का भी ऑप्शन है, वीडियो का भी ऑप्शन है, ग्राफिक्स का भी ऑप्शन है, इमेजेस का भी ऑप्शन है। लेकिन हमारे करिकुलम में जो है वो आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, उस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और किस तरह से हम उसके ऊपर क्वेरीज अप्लाई करते हैं, उन सब चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में व्हाई डू वी नीड द डेटाबेस। इससे पहले जो हमारा वर्क होता था वो फाइल सिस्टम पे होता था। अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही फाइल हैंडलिंग पढ़ा है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत डेटाबेस के बारे में पहले भी पढ़ा है। क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड डेटाबेस? हाँ, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा रिडंडेंसी? अभी हम लोगों ने अभी हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग पढ़ी। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक डेटा है, वो हो सकता है कि दूसरी जगह भी हो, लेकिन डेटाबेस में हमारा डेटा एक ही जगह रहता है, बाकी जगह हम उसके लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, और बाकी कोई? बस बस बस, एक 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 बाकी लोगों को बताएंगे। हाँ, बाकी लोग बताइए, एनी अदर डिफरेंस इन बिटवीन द डेटाबेस एंड फाइल हैंडलिंग? आप सबने पढ़ा है, डेटाबेस के बारे में पढ़ा है, और फाइल हैंडलिंग तो अभी कुछ लास्ट क्लास में ही आप लोगों ने डिस्कस किया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी बोलिए। मैं नाम लेके बोलूं इससे पहले है कि आप लोग खुद ही बोल दीजिए। आरुषि, आरुषि, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड फाइल? हाँ, पार्थ बोलिए। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए।
यस यस यस, डेटाबेस में जो भी डेटा होगा, रिलेशन, माइक बंद कर लो बेटा। रिलेशनल डेटा का मतलब ये भी हुआ कि जो जितने डेटा है वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। और फाइल हैंडलिंग में हम लोगों ने अभी वर्क किया, हमारी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स थी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी फाइल्स एक दूसरे से रिलेटेड हो, इंटर रिलेटेड हो, कोई जरूरी नहीं है। हम डिफरेंट फाइल सिस्टम्स पे भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन रिलेशनल डेटा में जब हम वर्क करेंगे तो एक इसमें कॉमन फीचर ये भी होगी कि ऑल द डेटास आर इंटर रिलेटेड। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, एक डेटा दूसरी जगह पे यूज हो रहा होगा। फाइल हैंडलिंग में भी होगा, लेकिन वहां पर जो इंटेंसिटी होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी इन कंपैरिजन टू डेटाबेस। एनीवन एल्स? ऐसा नहीं है कि आप लोगों में से किसी ने भी पढ़ा नहीं है। आप लोग, निकिता, निकिता, अगर मेरी आवाज आ रही हो आपके पास, निकिता, अनम्यूट हुई। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम? हम्म, ऐसा कोई वो नहीं है कि फाइल्स में हम डेटा को एक सीक्वेंस में रख रहे हैं, ऐसा नहीं है हमारे पास। जो अब हम कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं तो उसमें देयर इज नो सीक्वेंस। आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो अभी भी? हाँ, एनीवन एल्स? अंकिता है क्या? अंकिता, अंकिता, अंकिता अनम्यूट हुई है। पूर्णेश? हाँ स्मृति बेटा बोलो। यस, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो फाइल है वहाँ मैनिपुलेशन हो सकती है, क्योंकि जो फाइल है वो अनसिक्योर्ड मैनर में। यहाँ पर जब हमारा डेटाबेस होता है तो वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होता है, की कीज से प्रोटेक्टेड होता है। और देयर इज सम डीबी एडमिनिस्ट्रेटर इज आल्सो। तो वहाँ पर डेटा की जो अथॉरिटी राइट्स हैं वो चेंज करने का राइट केवल उसी के पास होता है जो उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है, या जिसके पास एक्सेस राइट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेटा को चेंज कर देते। ये सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डेटाबेस। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसमें डेटाबेस और फाइल सिस्टम में जैसे सबसे पहला डिफरेंस बताया सिद्धांत ने, डेटा रिडंडेंसी। तो डेटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। हम लोग डेटाबेस, चूंकि पार्थ ने ये बताया कि सर इन डेटाबेस देयर इज सम इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो अगर हमारे पास इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो हमें डुप्लीकेसी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हमारी एक टेबल है, वहां पर हम कोई डेटा यूज करते हैं तो उस टेबल का कोई एक पर्टिकुलर कॉलम किसी दूसरी टेबल में जाके वहां पर वही रोल प्ले कर सकता है जो यहाँ पर कर रहा था। जो डेटा को डिफाइन कर रहा था वो वहां पर भी डिफाइन कर सकता है। लेकिन फाइल सिस्टम में हमारा ऐसा नहीं था। अगर कोई डेटा है जो हमारी एक फाइल में है वो दूसरी फाइल में भी है, अब अगर हम वहां से वहां लेना चाहते हैं तो देर इज सम टेक्निकल टास्क रिक्वायर्ड। अब हमें फाइल बनानी पड़ेगी, कॉपी करनी पड़ेगी, उसमें हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप डायरेक्टली बस एक छोटा सा कोड लिखिए और सीधा का सीधा वो डेटा आपका वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ योर डेटाबेस। सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ, इसको जरूर समझिए। मैंने एक जगह पर एक फाइल बनाई और वहां पर मैंने किसी स्टूडेंट का मार्क्स 25 लिखा, और फिर वो फाइल मैंने 15 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 15 जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे पास वो स्टूडेंट आया, उसने कहा सर मेरे मार्क्स में कुछ चेंज है, 25 की जगह 30 होंगे। मैंने चेक किया, हाँ वो 30 थे। मैंने एक फाइल में उसको चेंज कर दिया। लेकिन मेरा जो चेंज हुआ वो केवल एक फाइल में हुआ, बाकी रेस्ट जो 24 फाइल्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वहां पर इसका कोई भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा।
बट इन डेटाबेस अगर मैं एक बार डेटा में चेंज करता हूं इन डेटाबेस, तो उसका रिफ्लेक्शन जितने भी यूजर्स उसको व्यू कर रहे होंगे उसका हो जाएगा। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहें तो सीबीएसई का रिजल्ट है या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में जब कोई ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसके सारे यूजर्स को इन्फॉर्म हो जाता है वाया मैसेज या वाया कोई भी टूल जो उसके पास अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी एग्जांपल देखते हैं तो वहां पर डेटाबेस में सीबीएसई का रिजल्ट अगर किसी का मार्क्स अपडेट होता है तो वहां अगर वो अपडेट करेगा तो वो अपडेशन यूजर को कहीं भी किसी भी एंड पर वो व्यू करेगा तो वो दिखाई देगा। तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा डेटा है वो कंसिस्टेंट फॉर्मेट में, उसे कोई वही व्यक्ति चेंज कर सकता है जो उसके लिए ऑथराइज है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको चेंज कर सकता है। यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पर वेल सिक्योरिटी है, वहां पर वेल सिक्योरिटी नहीं है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वाई डू वी नीड डेटाबेस, यहाँ पर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को डील कर सकते हैं। फाइल हैंडलिंग में वो हमें करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ कोड्स एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कंपाइलर और इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशंस रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक्यूरेसी है, डेटा एक्यूरेसी के साथ मेंटेन किया जा सकता है, वैलिडेट किया जा सकता है। डेटा को अपडेट करना बहुत आसान है। यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी के फॉर्मेट में होता है। और अभी मैंने डेटा इंटीग्रिटी के बारे में बताया कि जब एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी रहेगी तो आप डेटा को इंटीग्रिटी भी आपकी मेंटेन रहेगी। इंटीग्रिटी का मतलब आप ये समझिए कि देयर इज सर्टेन रूटीन चेकअप्स कि जो हमारा डेटा है उसमें कोई मैनिपुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर वो हुआ है तो वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई दूसरा अनऑथराइज्ड पर्सन उसको चेंज कर दे। तो दिस इज अ सिंपल थ्योरी कि हमें डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में a database refers to a software that is responsible for storing, maintaining and utilizing database in a efficient way. A database along with DBMS software is called database system। और आप सबको पता है कि अगर हम DBMS सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स की बात करें तो ओरेकल है, MySQL है, MySQL आप लोग वर्क करेंगे इस पे, MySQL सर्वर, MS एक्सेस, DB2 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं जो हमें ये सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। MySQL जो है वो एक ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये नहीं है कि हमें इसको परचेज करना पड़ता है, ये हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि उसके लिए हमें कोई ऐसी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, फ्रीवेयर भी है, हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा कहीं पर भी। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ये अभी किसी ने बताया था, डेटा रिडंडेंसी। ये वर्ड रिडंडेंसी वर्ड का मतलब होता है डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। हमें डुप्लीकेट डेटा यूज करने की जरूरत नहीं है। हम अगर डुप्लीकेसी को रिमूव कर देंगे तो हमारा डेटाबेस ऑलरेडी एक ही जगह अपडेट करना पड़ेगा और हर जगह रिफ्लेक्शन हो जाएगा। डेटा इनकंसिस्टेंसी, अभी मैंने फाइल वाला एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी एक डेटा को अपडेट करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हर जगह हो जाता है इन डेटाबेस, लेकिन फाइल सिस्टम में उसका अपडेशन हर जगह नहीं होता। इसका मतलब दूसरा व्यक्ति वो इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन के साथ डेटा को डील कर रहा है। यहाँ पर हमारी शेयरिंग ऑफ डेटा भी है, हम डेटा को शेयर इजीली कर सकते हैं। वहां पर फाइल सिस्टम में अब हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि दूसरे का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर नहीं है, यहाँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नेचर भी मौजूद है। डेटाबेस इंश्योर सिक्योरिटी, ये डिस्कस कर चुके हैं हम अनऑथराइज एक्सेस के बारे में। मेंटेन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारा जेनरिक रूल है कि आपके खाते में 5,000 रुपए रहने चाहिए। अगर आपके खाते में 5,000 से नीचे का बैलेंस है तो वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसका मतलब हम लोगों ने एक नियम बना दिया कि पहले आप अपना बैलेंस चेक करिए और बैलेंस में अगर 5,000 रुपए होंगे तभी आप कोई भी विड्रॉल या ट्रांसफर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टाइप के हम इंटीग्रिटी रूल्स अप्लाई करते हैं। हम लोग देखेंगे भी कि अपने प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
किसी को कुछ नहीं पूछना? डेटाबेस इंश्योर सिक्योरिटीज। आप क्लास को लेट ज्वाइन किए हैं आज, क्यों पुर्णेश? अच्छा अच्छा, चलिए। नीलेश भी आज क्लास में नहीं है। डेटाबेस इंश्योर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया जैसे हम लोग फाइल सिस्टम से जब डेटाबेस का कंपैरिजन कर रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने एक चीज देखा कि फाइल में कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अगर हम डी ड्राइव में कोई डेटा रख रहे हैं तो वहां हम इजीली जाके डी ड्राइव ओपन करके डेटा को डील कर सकते हैं। देयर इज नो स्टैंडर्ड पैटर्न्स और सिक्योरिटी पैटर्न्स अवेलेबल इन फाइल सिस्टम। अगर हम अपने डेली लाइफ में भी देखें तो अगर हमारी कोई फाइल का डेटा है तो वहां पर भी कोई ऐसी सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। वो डेटा है और उसे कोई भी देख सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। लेकिन हमारे डेटाबेस में जो डेटा होता है उसमें जो टेबल को क्रिएट करता है, जो उसका ऑनर होता है, उसके पास स्पेसिफिक राइट्स हैं। वो उस डेटा को किसी के साथ शेयर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ शेयर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी कभी हम लोग कुछ क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो उस क्वेश्चन पेपर में पासवर्ड डाल देते हैं ताकि वो क्वेश्चन पेपर कोई दूसरा ना बना पाए, वो हमारा राइट रहे। या उसके हम लोग बैकग्राउंड में लिख देते हैं फ्रॉम केवी मऊ। केवी मऊ का मतलब ये हो गया कि ये जो पेपर पब्लिश हुआ है या जो भी डेट डॉक्यूमेंट है वो केवी मऊ से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम कुछ सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए अनऑथराइज अनऑथराइज पर्सन या अनऑथराइज मॉडिफिकेशंस को रोकने के लिए, एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशंस को रोकने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। और उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से डेटाबेस सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। पुर्णेश, क्लियर है? नेक्स्ट। मैंने जैसा, हाँ हाँ बेटा, माइस्क्वेल। हाँ, दोनों अलग अलग क्या है? एसक्यूएल जो हो गया वो आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो गया, दिस इज अ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। और माई एसक्यूएल इज अ प्लेटफॉर्म दैट इंप्लीमेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म आर अवेलेबल, मैंने अभी आपको बताया था। उस पर जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेट देखना है, इंटरनेट पे कुछ ब्राउजिंग करनी है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इंटरनेट पे आपको ब्राउजिंग करनी है तो सबसे पहला काम क्या होगा डेस्कटॉप पे बैठने में? क्या? इंटरनेट ऐसे ही ओपन लिख बोल दूंगा इंटरनेट ओपन हो जाओ, हो जाएगा ओपन? कुछ करना पड़ेगा ना, कोई ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा ना। कौन सा? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी? कोई ब्राउजर ओपन करेंगे तभी ना हम नेट पे देख सकते हैं, कोई चीज सर्च कर सकते हैं। अगर आपको google.com खोलना हो तो पहले आप कोई ब्राउजर ओपन करेंगे ना। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउजर्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरनेट ब्राउजर्स आर अवेलेबल। उसी तरीके से हमारा जो एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, वो एक लैंग्वेज है, वो एक क्वेरी लैंग्वेज है। उसको हम परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जिसमें मैंने आपको अभी सामने लिखा हुआ है ऑरेकल। ऑरेकल के भी बहुत सारे वर्जन है, ऑरेकल 8 आई, 9 आई, 11 आई। माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल क्लाइंट। एम एस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे पावर पॉइंट है वो है, उसी तरीके से एक्सेस है। DB2, these all are the different different type of platform जो हमारी उस क्वेरी लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए हमारी हेल्प करती है। समृद्धि, ठीक है? किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। ये आईपी स्टूडेंट में से केवल मुझे लग रहा है कि एक भी नहीं है। कोई है आईपी वालों में से? उज्जवल त्रिपाठी भी नहीं है, बीच में क्लास ज्वाइन करके गायब। समृद्धि, अटेंडेंस आप नोट करते रहिए आज, ठीक है? हाँ हाँ, ये अटेंडेंस देखिए, और चारों आईपी वाले में से कोई नहीं है, इनको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। ठीक।
मैंने अभी आपको बताया था कि डेटा मॉडल्स में डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे करिकुलम में तो खैर रिलेशनल डेटा मॉडल ही है बस, रिलेशनल डेटा मॉडल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डेटा होता है वो रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में डिवाइड होता है, और जो टेबल्स होती हैं, दीज ऑल आर द इंटर रिलेटेड records. A row in a table represent a relationship of data to each other. ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ कॉलम्स हैं और उसमें कोई रो आ रही है तो वो रो में डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के रिगार्डिंग में कुछ वैल्यूज होंगे। तो रिलेशनल डेटा मॉडल जो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट है नेटवर्क डेटा मॉडल। यहाँ पर रिलेशनल डेटा मॉडल में जो डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा जो डेटा रिप्रेजेंट होता है वो टेबल्स की फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर जो डेटा रिप्रेजेंट होता है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप जो होती है वो लिंक्स के फॉर्मेट में होती है। यानी हम लिंक के माध्यम से, एरोज के माध्यम से ये बताते हैं कि कौन सा डेटा किससे रिलेटेड है। तो कभी कभी जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। हायरार्किकल डेटाबेस में, हायरार्किकल डेटाबेस और नेटवर्क में बस अंतर ये है कि यहाँ पर हायरार्किकल में एक हायरार्की होती है। सबसे पहले एक रूट होता है, एक बेस टेबल होती है, फिर उस बेस टेबल से हमारे बाकी लिंक्स होते हैं जो दूसरे टेबल्स पे गए होते हैं, फिर वहां से फिर दोबारा सब लिंक्स। अ ट्री लाइक आर्किटेक्चर, हायरार्किकल में जो एक ट्री टाइप की आर्किटेक्चर बनती है, तो वो हमारा हायरार्किकल कहलाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, नेटवर्क में लिंक्स के थ्रू हम रिलेशनशिप दिखाते हैं रिकॉर्ड्स के बीच में। यहाँ पर एक हायरार्की होती है जिसमें टॉप लेवल मॉड्यूल होता है, फिर उसके लो लेवल, फिर लो लेवल, इस तरीके से लास्ट में लीव्स नोड्स होते हैं। और जो टॉप लेवल होता है उसे हम रूट रिकॉर्ड भी कहते हैं, और वहां से हम लिंक्स के माध्यम से, डायरेक्टली लिंक के माध्यम से सारे डेटा को एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। और इसमें जो हायरार्की होती है वो टॉप टू डाउन और डाउन टू अप जो होते हैं वो एरोज इसमें अवेलेबल होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हेलो, हाँ पार्थ बोलिए। बेटा आपकी आवाज एक तो क्लियर नहीं है, मैं हायरार्किकल कुछ सुनाई दिया है तो मैं उसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हेलो, बाकी लोगों को आ रही है क्लियर आवाज? तो आपके यहाँ नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हायरार्किकल, हाँ, तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ओके। हायरार्किकल जो मॉडल है वो कुछ अलग नहीं है। देखिए, लिंक्स के फॉर्मेट में डेटा को करने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपके टेबल में 3 एंट्रीज हैं, और उन 3 एंट्रीज को आप किसी दूसरी टेबल की एक एंट्री से मैच कराना चाहते हैं, तो वहां से एक एरो बनाएंगे और दूसरी टेबल में लेके चले जाएंगे। वो हमारा डेटा नेटवर्क मॉडल में था, लेकिन मैंने बताया कि उसमें कभी कभी इतने सारे लिंक्स हो जाते हैं कि जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। लेकिन जो हायरार्किकल मॉडल है, यानी आप कह सकते हो कि कई सर्कुलर पाथ्स बन जाते हैं, एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी टेबल से तीसरी टेबल, और तीसरी टेबल से पहली टेबल। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअली डेटा रिलेटेड कैसे कर रहा है। तो इसके सॉल्यूशन में, नेटवर्क डेटा मॉडल में, हमने हायरार्किकल मॉडल को यूज किया, जहां साइकिल सर्कुलर पाथ्स नहीं बनते। यहाँ एक हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब आप इस तरीके से समझो कि जो सबसे पहला नोड है, दैट बिहेव्स लाइक अ पेरेंट, और उस पेरेंट के फिर एक लेफ्ट चाइल्ड है लेफ्ट साइड में, और एक राइट चाइल्ड। तो वो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड जो दो उसके नोड्स हैं, वो दोनों पेरेंट्स से लिंक्स के थ्रू कनेक्टेड। और उसके बाद जो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों हैं, वो दोनों के दोनों पेरेंट्स बन जाते हैं, और फिर वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं, दैट बिहेव्स लाइक अ रूट। और फिर वो फर्दर 2 या 3 नोड्स में डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो 2 या 3 नोड्स फिर दोबारा पेरेंट्स बन जाते हैं, और इस तरीके से एक हायरार्की बन जाती है, एक आर्किटेक्चर बन जाती है जो टॉप से लेके डाउन तक मूवमेंट करती है। इसमें जो लास्ट नोड्स होते हैं वो दोबारा पेरेंट्स नहीं बनते, इसलिए उनको हम लीव्स नोड्स कहते हैं। इस टाइप की आर्किटेक्चर को हम ट्री आर्किटेक्चर कहते हैं, और इस टाइप के डेटा मॉडल को हम हायरार्किकल डेटा मॉडल कहते हैं। इसके बारे में बस आपको पता रहना है, ये नहीं है कि एग्जाम में ये आएगा कि आप हायरार्किकल मॉडल बनाइए। ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल में डिफरेंस क्या है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इन दिस मॉडल, records are represented as a objects, and the collection of similar types of objects is called class. ये क्लास आपकी वाली क्लास नहीं है। This class is just like a template, a layout, a fixed structure, and objects share the same layout
विद डिफरेंट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने ये क्लास 11th में भी डिस्कस किया था। अगर कोई फ्रूट है, फ्रूट तो वो एक क्लास है। अब फ्रूट की कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। फ्रूट का एक कलर होता है, एक शेप होता है और एक साइज होता है, और एक उसकी कॉस्ट होती है जो उसका एक इनबिल्ट फंक्शन है, मेथड। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो कोई एक फ्रूट ले लेता हूं, एप्पल। एप्पल जो है वो उस फ्रूट का ऑब्जेक्ट है, जिसकी एक जो एक कलर की रहता है, एक शेप रखता है और एक साइज रखता है, और उसकी कॉस्ट भी कैलकुलेट होती है इन केजी और इन दर्जन, किसी भी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लास जो होगा वो उसको एक जेनरिक फीचर प्रोवाइड करेगा, एक टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा उस उन डिफरेंट टाइप उन जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स होंगे, उन टाइप्स को रखते हुए उन पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, या डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज अ रिलेशनशिप इन बिटवीन द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस, मैंने आपको काफी बात बता दिया कि कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल सेट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द टेबल, रिकॉर्ड्स, कॉलम्स। Relational database establish a well-defined relationship between the database tables. Tables communicate and share information. फिर उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, सर्च करेंगे, उसमें अपडेशन परफॉर्म करेंगे, उससे रिपोर्ट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो दीज ऑल आर द थिंग्स। ये एक रिलेशनल डेटाबेस यूज, जो अभी समृद्धि ने क्वेश्चन पूछा था, एसक्यूएल। एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज that is responsible, which is used to standard user application that provides an easy programming interface for database interaction. डेटाबेस अलग चीज है और एसक्यूएल अलग चीज है। डेटाबेस का काम यह है कि वो मल्टीपल डेटा सेट्स को ऑर्गेनाइज करता है इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, रिकॉर्ड्स और कॉलम्स, और उनको बीच में इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करता है। लेकिन जो एसक्यूएल है वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकें और वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उस पर डिजायर्ड वैल्यूज पर वर्क कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप जब गूगल पे सर्च करते हो तो जो आप सर्च करते हो वो एक क्वेरी के फॉर्मेट में गूगल के डेटाबेस में जाता है, और वो क्वेरी जब गूगल के डेटाबेस पर रन होती है तो वहां से जितना भी डेटा होता है वो एक्सट्रैक्ट करके आपके सिस्टम पर उन डेटा को ओपन कर देता है, उनका लिंक्स ओपन कर देता है, और फिर आप जब उन लिंक्स पे क्लिक करते हो तो फिर वो उस पर्टिकुलर डेटा को वहां से एक्सट्रैक्ट करके आपके सिस्टम पर लाके रख देता है। ये सिंपल गूगल का कॉन्सेप्ट है। वहां पर भी हम क्वेरी फॉर्मेट में ही लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, जो आप सिंपल टाइप करते हो उसको वो क्वेरी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरीके से हमें डेटाबेस बना के उसको क्वेरी के ऊपर कन्वर्ट करना है। कोई क्वेश्चन हो इससे तो आप पूछ सकते हैं। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कुछ नहीं पूछना? सिद्धांत, कुछ नहीं पूछना? हाँ, आ गया। चलिए, अच्छी बात है अगर समझ में आ गया। दिस इज अ सिंपल टेबल। अब मैं एक एक करके इस टेबल को डिस्क्राइब कर दे रहा हूं आपके सामने। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, these all are the columns. S hash, S name, status and city are the columns, जिनको हम RDBMS में attributes कहते हैं। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, S1, S2, S3, S4, S5, ये जो हैं, या अनिल, विशाल, जय, मनीष, या 21323, जयपुर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, these all are the domains। डोमेन्स का मतलब होता है वैल्यू, किसी टपल या किसी एट्रीब्यूट के रिगार्डिंग
जो हमारी वैल्यू होती है वो कहलाती है डोमेन. अ सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डोमेन. और ये जो मैं मार्क कर रहा हूं एरो, दिस इज फर्स्ट रो. S1 अनिल टू जयपुर जो है वो आपकी फर्स्ट रो है आपके इस रिलेशन की. दिस इज कॉल्ड टपल. ये हमारा टपल कहलाता है जैसा कि इसने लिखा है. एंड द कलेक्शन ऑफ 4 एट्रीब्यूट्स एस एस नेम स्टेटस एंड सिटी. टोटल 4 एट्रीब्यूट्स हैं. ये हमारी डिग्री कहलाती है किसी टेबल की. यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ योर टेबल, तो आप एट्रीब्यूट्स को काउंट कर लोगे. एस 1 हो गया, एस नेम 2 हो गया, स्टेटस 3 हो गया और सिटी 4 हो गया. तो ये जो 4 हो गए वो हमारे डिग्री हो गई. इसी तरीके से आप ये बगल में आप देख रहे होगे कि ये सारे टपल्स हैं और इसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी. तो 1 2 3 4 5, तो इसकी जो कार्डिनलिटी हो गई वो हमारी 5 हो गई. डोमेन्स आपके सामने दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू. और इस पूरी ओवरऑल जो टेबल है आपकी ये जो दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं रिलेशन. इसको हम कहते हैं रिलेशन. अब मैं एक एक करके पूछूंगा कि किसको क्या कहते हैं, तो आप लोग मुझे बताएंगे. आदित्य, वैल्यू को क्या कहते हैं? अगर कोई वैल्यू है किसी रो और टपल के बीच में उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन. डोमेन. ठीक है. और अगर हमारा कोई कॉलम है, कॉलम एक एस हैश कॉलम है, तो उसको हम लोग आरडीबीएमएस में क्या कहते हैं? कॉलम को. अभी बताया आपको. ये एस हैश है, इस कॉलम को क्या कहते हैं हम लोग? शिवांशी. एट्रीब्यूट. शिवांशी, रो को क्या कहते हैं? रो. रो, ROW, रो. नहीं नहीं, दिस इज नॉट अ रो, दिस इज अ कॉलम. ये कॉलम है आपका, एट्रीब्यूट है. ये रो जो है, जैसे मैंने एरो बनाया है, ये एरो बनाया है, ये एरो बनाया है, ये रिलेशन नहीं कहलाता. टपल. टोटल नंबर ऑफ टपल्स इज कॉल्ड, या, कार्डिनलिटी. निकिता, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही हो. निकिता. हाँ. डिग्री क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रिलेशन. टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन रिलेशन. यू आर राइट. यस. मांडवी. मांडवी, अगर मेरी आवाज आ रही हो, अनम्यूट हुई है. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? रिलेशन मीन्स टेबल. Relation means simple table that is represented in form of rows and columns. Okay, so this is a small introduction of your database, or this is a small introduction of relational database terms. These all are the terms related with your relational database. अभी तक हम लोगों ने कई बार देख लिया. A relation or a table is a matrix like a structure that is arranged in a form of rows and columns. लेकिन इसके साथ हमारे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एटोमिसिटी. एटोमिसिटी का मतलब क्या होगा? कोई अगर मुझे एक्सप्लेन कर पाए. यस. 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 और कुछ? ये मेरा रोल नंबर था, अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो. ये मेरा रोल नंबर था फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, यही था. 02029100060. इसमें हर एक वर्ड का कलेक्शन का कुछ मीनिंग है. जैसे माइक
बंद कर लीजिए आप लोग। हाँ, 02 जो शुरू में लिखा हुआ है 020, ये जो तीन ये दिख रहे हैं आपको, ये बैच रिप्रेजेंट करता था। इसमें सेकेंड बैच। 29 is a college code. 10 indicates ब्रांच। जैसे मेरी ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो उसका जो ब्रांच कोड था वो 10 था, और हर स्ट्रीम में 120 सीटें थी। तो मेरा रोल नंबर जो था वो 060 था। इसका मतलब 020291006 में हर एक कलेक्शन ऑफ जो 2 या 3 है उनका एक स्पेसिफिक मीनिंग। लेकिन इंजीनियरिंग में एक प्रोविजन होता है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में कोई ब्रांच ले ली है तो फर्स्ट ईयर का करिकुलम तो सबका कॉमन होता है, लेकिन अगर वो सेकेंड ईयर में आके अपनी ब्रांच को चेंज कराना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ब्रांच को सीएस से ईसी कराना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन कराना चाहता हूँ, तो एक परसेंटेज क्राइटेरिया है, उस परसेंटेज क्राइटेरिया को अगर मैं क्रॉस करूंगा तो मैं करा लूंगा। मान लीजिए मैंने वो परसेंटेज क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करने के बाद अब मेरी ब्रांच सीएस से ईसी हो गई। मान लीजिए ईसी का कोड जो है वो 1 और 2 है, तो मेरा रोल नंबर हो जाएगा 020291206 लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि ईसी में 060 नाम से कोई ऑलरेडी एक स्टूडेंट रजिस्टर्ड होगा। तो जब वो पहले से कोई रजिस्टर्ड होगा तो यहां पर हमारी जो वैल्यू होगी वो सटीक नहीं होगी, यानी डेटाबेस में एरर आ जाएगी, एक ही नाम से 2 रोल नंबर हो जाएंगे। इस तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी आपके कॉलम या रो की वैल्यू होगी या जो डोमेन होगा वो एटॉमिक नेचर का होना चाहिए, दैट इज इंडिविजुअल, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एट्रीब्यूट्स। माय रोल नंबर इज डिपेंडेंट ऑन बैच नंबर, स्कूल नंबर, कॉलेज नंबर, ब्रांच नंबर एंड ऑल्सो द रोल नंबर। ये 4 कॉलम से मिलके या 4 कलेक्शन ऑफ वैल्यूज से मिलके बना हुआ है, इसीलिए यहां पर ये इंडिविजुअल नहीं है। इस तरीके के जब रोल नंबर्स होंगे और इन फ्यूचर हमारे डेटा में कोई चेंज होगा तो वो हमारी डेटा को इनकंसिस्टेंट स्टेज में लेके चला जाएगा। तो इसीलिए उसने कहा है कि ईच कॉलम असाइंड अ यूनिक नेम एंड मस्ट हैव एटॉमिक वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू, दैट वैल्यू इज नॉट डिवाइडेड, subdivided, further divided and cannot be further subdivided or net dependent on the some other attributes. If your value dependent on other attributes, तो फिर अगर आप एक की वैल्यू को चेंज करोगे तो उसके दूसरे पे उसका मैनिपुलेशन, उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे डेटाबेस, हमारे रिलेशनल डेटाबेस का जो पहला रूल है वो ये है कि वैल्यू जो है वो एटॉमिक नेचर की होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम किसी को? समृद्धि, समृद्धि, ये बात समझ में आ गई? तो एटॉमिक का मतलब ये हो गया कि हमारा जो कॉलम हो या हमारी वैल्यू हो वो इंडिविजुअल हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना करे। दूसरा है कि नो टू रोज ऑफ रिलेशन विल बी आइडेंटिकल। बिल्कुल सही बात है। आपकी क्लास में मान लो कोई 2 बच्चे आए, दोनों का नाम पूर्णेश है, मान लो सारे रिकॉर्ड्स मैच करते हैं, ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है पूर्णेश? कैसे पॉसिबल होगा? तुम्हारा रोल नंबर तो अलग होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पूरी टेबल के अंदर कम से कम एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक होना चाहिए, जो बाकी, जैसे एड्रेस भी सेम हो सकता है, मान लीजिए गलती से उनके भी फादर का नाम वही हो, आपके भी फादर का नाम हो, आपका भी नाम पूर्णेश हो, आपका एड्रेस भी जस्ट लाइक अ सिमिलर हो। मान लीजिए रोजा गाजीपुर, उसने भी रोजा गाजीपुर लिख दिया तो एड्रेस भी सेम हो गया। तो हमारा एक कॉलम, एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो उसको यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर सके, जस्ट लाइक अ रोल नंबर। रोल नंबर तो दोनों के अलग अलग होंगे, तो उस आधार पर हम उनको डिस्टिंग्विश कर देंगे। इसलिए वो कह रहा है कि कभी भी किसी 2 रो की वैल्यू एकदम एक जैसी नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 और कॉलम और 2 कॉलम्स ऐसे होने चाहिए जो डिफरेंट होने चाहिए, जो उनको आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कर सकें, जिससे उसकी डुप्लीकेसी को हम रिमूव कर सकें।
ऑल आइटम्स इन अ कॉलम आर होमोजीनियस। इस बात को कौन समझाएगा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। होमोजीनियस का मतलब यही होता है कि ऑल द वैल्यूज आर सिमिलर। जैसे नेम है तो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अब नाम में किसी का 1 2 3 तो आ नहीं जाएगा नाम, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होंगे और एक स्पेसिफिक लेंथ होगी, तो होमोजीनियस वैल्यूज होगी। यस। ऑर्डरिंग ऑफ इस कॉलम को कौन समझाएगा? इमैटेरियल। इस लाइन को कौन समझाएगा? टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमारे पास केवल 10 मिनट है। टॉपिक आज मुझे फिनिश करना है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट। पुनेश। हम्म। नहीं पता है, ये लोग आप ही लोग। हाँ। हम्म। हम्म। एग्जैक्ट एग्जैक्ट थोड़ा बहुत पहुंचे हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे। ये आप लोग हमको कल बताएंगे, आज मैं नहीं बताऊंगा। आप ही लोगों में से कल कोई बताएगा मुझे। इस पूरी लाइन को ही मैं छोड़ दे रहा हूँ। दिस इज फॉर योर होमवर्क। इसका मीनिंग क्या होता है? डोमेन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, टपल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एट्रीब्यूट हो गया, डिग्री हो गया कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्वांटिटी हो गया कलेक्शन ऑफ रूट्स। ये हो गया लास्ट। कीज। Keys play an important role in relational database. It is used for identifying unique rows from a table and establish relationship among the tables on it. मैंने जैसा आपको बताया कि दो रोज कभी भी सिमिलर नहीं होनी चाहिए। अगर दो रो हमारी सिमिलर हो जाएंगी तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सी रो किस रिकॉर्ड से, किस डेटा से रिलेटेड है। तो हम लोगों ने की का कॉन्सेप्ट पढ़ा। की क्या है? सभी डिफरेंट डिफरेंट रोज के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, और हर एक रो को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि वो किससे रिलेटेड है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो वो आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए हमें उसमें यूनिकनेस आनी चाहिए। सभी रो यूनिक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दो सिमिलर जैसी हो जाए तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि किसको हम कब कॉल कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा की का कॉन्सेप्ट आया। और जो की होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं प्राइमरी की। प्राइमरी की जो डेफिनेशन है, प्राइमरी की इज अ एट्रीब्यूट और अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट that is responsible to uniquely identify a table. I repeat, primary key is a attribute or a collection of attributes that is responsible to uniquely identify a row in your relation. So this is simple thing. अब मैं आपकी असेंबली में खड़ा हूं और मैं कह रहा हूं रोल नंबर 12, रोल नंबर 12। तो क्या ये प्राइमरी की है? अगर मैं आपकी असेंबली में खड़ा होकर कहता हूं रोल नंबर 12, क्योंकि रोल नंबर 12 के हर एक क्लास और हर एक सेक्शन में एक स्टूडेंट है। तो अगर मैं केवी मऊ में रोल नंबर 12 कहूंगा तो 1 से लेके 10 तक 3 सेक्शन और 12 के 4 सेक्शन, यानी 30 लड़के उधर और 8 लड़के, यानी 38 लड़के आके मेरे सामने खड़े हो जाएंगे जिनका रोल नंबर 12 होगा। तो दिस इज नॉट अ प्राइमरी की, वो कैपेबल नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूं रोल नंबर 10 क्लास 10th, तो क्या ये यूनिक की होगा? क्योंकि टेंथ के भी 3 सेक्शन है। 10th के भी हमारे 3 सेक्शन है, 3 बच्चे आके खड़े हो जाएंगे कि सर मेरा रोल नंबर 12। लेकिन अगर मैं कहूं 10th A रोल नंबर 10, यस, वो एक ही होगा।
वो एक ही स्टूडेंट होगा जो मेरे सामने आएगा। इसका मतलब रोल नंबर, क्लास एंड सेक्शन, ये तीन चीजें मैंने डेफिनेशन जब बताई थी प्राइमरी की तो मैंने कहा था इट इज अ एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है और अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, दो या तीन का कलेक्शन, यानी ये तीन एट्रीब्यूट मिलके वहां पर हमारा प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहे हैं। एक और चीज है मेरे पास, अगर मैं आपकी असेंबली में खड़ा होकर बोल दूं कि 2490 जिसका एडमिशन नंबर है वो सामने आ जाए, तो 2490 एडमिशन नंबर से आपके स्कूल में केवल एक ही स्टूडेंट होगा, एंड दैट इज योर प्राइमरी की। एडमिशन नंबर इज अ प्राइमरी की ऑफ एवरी स्टूडेंट इन ईच केवी, बिकॉज उस केवी के अंदर उस एडमिशन नंबर का केवल वही स्टूडेंट होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। इट मींस एडमिशन नंबर इज कैपेबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। आपकी असेंबली में से अगर मैं वो एडमिशन नंबर बोलूं तो वो केवल एक ही होगा, तो दिस इज अ प्राइमरी की। कैंडिडेट की, इट इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ कीज पार्टिसिपेटिंग फॉर, मतलब कहने का मतलब है कि वो प्राइमरी की है नहीं, लेकिन इट कैन प्ले अ रोल ऑफ प्राइमरी की। जैसे आपके क्लास में मॉनिटर होते हैं, सबसे ज्यादा पावर तो फर्स्ट मॉनिटर को है। फर्स्ट मॉनिटर ही अटेंडेंस, मान लीजिए अगर टीचर नहीं है तो लेगा, क्लास का डिसिप्लिनरी उसके पास ही होगा कि किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करे, टीचर्स को बुलाना। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसके बाद जो सेकंड मॉनिटर होगा वो रोल में आता है, जब फर्स्ट मॉनिटर नहीं है। तो कैंडिडेट की का मतलब ये हो गया कि इन द एब्सेंसिया ऑफ प्राइमरी की, अगर हमारी पास प्राइमरी की नहीं है तो कैंडिडेट की जो होगा, जैसे मैंने बताया रोल नंबर, सेक्शन और क्लास, इन तीनों को मिला के वो वहां पर भी रिकॉर्ड को वेरीफाई कर रहा है, तो दिस इज अ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जो होती है वो डेट कैन प्ले अ रोल ऑफ प्राइमरी की, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ प्राइमरी की। Alternate key, out of all the candidate keys, one gets selected as a primary key. Remaining keys are known as alternate keys, और मतलब प्राइमरी की को छोड़ के बाकी जितनी सारी कीज होती हैं वो सब अल्टरनेट कीज होती हैं। और फॉरेन की, अगर हमारी टेबल में कोई ऐसा डेटा मौजूद नहीं है जो हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जांपल हमारा आधार है, आधार नंबर है, आधार नंबर सबका यूनिक है, और मेरे पास मेरी टेबल में कोई डेटा नहीं है, तो मैं आधार नंबर को वहां से लेके आऊंगा अपनी टेबल में, तो वो जो आधार नंबर होगा वो मेरी टेबल का नहीं है, वो किसी और टेबल से आया है, आधार के डेटाबेस से आया है। तो दिस आधार नंबर बिहेव्स लाइक अ फॉरेन की इन माय टेबल, बिकॉज आधार नंबर इज कैपेबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, बट वो हमारी की नहीं है, वो दूसरी जगह से आई है, इसलिए हम उसको फॉरेन की कहें। और फॉरेन की में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जो भी चेंज होगा वो उसकी पेरेंट टेबल से ही होगा। तो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कीज। हाँ, हाँ बोलिए। उसको छोड़ो, उसको अभी बात, उसको बाद में अभी ये वाला, उसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करें। अभी इसके बारे में, टाइप ऑफ कीज के बारे में अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकता है। कौन सा? फॉरेन की, फॉरेन की, ठीक है। फॉरेन की का मतलब कुल मिला के ये हो गया कि मैंने एक टेबल बनाई है और उस टेबल में कोई भी ऐसा यूनिक कॉलम नहीं है जो मेरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्कॉलरशिप देनी है बच्चों को, स्कॉलरशिप देने में मैं चाहता हूं कि मैं अगर आदित्य को स्कॉलरशिप दूं तो वो आदित्य, उसी आदित्य को मिले जिसको मैं देना चाहता हूं। हमारे स्कूल में 100 आदित्य हैं, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि वही आदित्य है? मेरा रोल नंबर तो उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाएगा, मेरा एडमिशन नंबर तो उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैं बैंक में उसका ट्रांजेक्शन करने के लिए भेजूंगा तो उसका कोई पर्सनल रिकॉर्ड मेरे पास रहना चाहिए। तो पर्सनल रिकॉर्ड में मेरे पास आधार नंबर है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिस आधार नंबर इज नॉट रिलेटेड विथ माय टेबल, दैट इज डेराइव्ड, दैट इज रिट्रीव फ्रॉम सम अनदर टेबल जिसका नाम था आधार डेटा रिकॉर्ड। वहां से हम उस आधार को लेके आते हैं, अपनी टेबल में रखते हैं, जो आदित्य यादव का स्कॉलरशिप के रिकॉर्ड को वेरीफाई करता है।
तो वो जब दूसरी जगह से आता है हमारे यहाँ रिकॉर्ड वेरीफाई करने के लिए, तो दैट बिहेव लाइक अ फॉरेन। एक छोटी सी टेबल है, इसमें प्राइमरी की और फॉरेन की और इन सब के एग्जांपल्स करके आपको बताया हुआ, आप लोग देख सकते। 5 मिनट है, अगर 5 मिनट में आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो पूछिए, अदरवाइज ये सेशन में खत्म करूंगा। प्राइमरी की कम नहीं होना इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई एक ऐसा कॉलम नहीं है जो यूनिकनेस को साबित करता हो, तो उस केस में हम दूसरी टेबल से उसकी प्राइमरी की लेके आएंगे। दिस इज कॉल्ड फॉरेन। हो सकता है कि कैंडिडेट इतना पावरफुल ना हो जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। कोई जरूरी थोड़ा ना है कि कैंडिडेट की वहां मौजूदी होगा। दिस इज कॉल्ड वीक प्राइमरी की। तो हमें कोई स्ट्रांग प्राइमरी की वहां से लेके आनी होगी, तब हम उस केस में बोला। ठीक है मांडवी। और कुछ पूछना हो किसी को? अंशिता, अंशिता, कुछ पूछना नहीं है? हाँ, प्राइमरी की और कैंडिडेट की में कोई कंफ्यूजन नहीं होना। मैंने बताया ना कि मैं असेंबली में जब खड़ा होऊंगा और मैं एडमिशन नंबर बोलूंगा, तो एडमिशन नंबर प्राइमरी की होगा, और रोल नंबर, सेक्शन, क्लास, ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके वही काम कर रहा है, दिस इज अ कैंडिडेट। आप मान लीजिए कि आप क्लास में जाते हो और किसी दिन मैं स्कूल नहीं आता हूं, तो उस क्लास में मेरी अरेंजमेंट लगती है ना। वो जो दूसरा टीचर आता है वो मेरी जगह पर आता है, लेकिन वो मेरा रोल प्ले नहीं कर सकता। प्राइमरी की मैं हूं, कैंडिडेट की वो है, इस तरीके से। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, इस सेशन को एंड करते हैं, किसी को कुछ पूछना नहीं है। और एक मिनट, जरा मैं अटेंडेंस एक बार देख लूं कौन कौन है। मानवी है, अंशिता है, निकिता, पूर्णेश, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, पार्थ और आरुषि भी थे। इसका मतलब ये है कि इसमें नीलेश नहीं है, उज्जवल नहीं है। उज्जवल ने शुरू में ज्वाइन किया था, फिर ये नहीं थे। नीलेश नहीं है, उज्जवल नहीं है, अंशुल नहीं है, शिवम सिंह नहीं है, और अभिषेक नहीं है। ठीक है, ओके, सेशन एंड करते हैं। हाँ, सिद्धांत दूसरे वाले सिद्धांत में। ठीक है, ओके।